तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ सिस्टोड। तो सिस्टोड में सबसे पहले हेड होता है, फिर सेकंड नेक पार्ट होता है, नेक के बाद बॉडी पार्ट होता है। तो दिस पार्ट इज नोन एज हेड, दिस इज नेक, and this is known as body. Body is also known as strobila. And in the body there are lot of proglottids in it. These proglottids contain the reproductive organs. And in head there is rostrum. There are lot of hooks present in the head. And the most important thing is the suckers. In cystodes, the suckers are present in the head. And in case of Cotyloda, I have already told you that instead of suckers, the Bothria are present in Cotyloda. These suckers are 4 in number. And the function of the sucker is main function of the sucker is the attachment. And this स्ट्रोबिला में होते हैं प्रोग्लोटिड्स। तो प्रोग्लोटिड 3 तरह के हो सकते हैं। इसी में एक तो जैसे इमेच्योर हो सकता है प्रोग्लोटिड, तो मैच्योर हो सकता है, एंड थर्ड वन इज ग्रेविड। तो जो इमेच्योर प्रोग्लोटिड होगा वो एंटीरियरली सिचुएटेड होगा। जितना सबसे बाहर वाला जो प्रोग्लोटिड होगा, जो सबसे पोस्टीरियर से सिचुएटेड होगा, वो सबसे ज्यादा मैच्योर होगा। मैच्योर और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स में फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते। उसके बाद क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिस्टोड्स में सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डीजनरेट हो जाते हैं। ये जो टेस्टिस एंड ओवरी है वो डीजनरेट हो जाएंगे, एंड प्रोग्लोटिड्स में एग भर जाएगा पूरा। जैसे सपोज ये एक प्रोग्लोटिड्स है, तो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डीजनरेट हो जाएंगे और ये प्रोग्लोटिड्स एग्स से फिल्ड हो जाएगा। And when the proglotid is filled with egg, it is known as a gravid proglotid. Then after that, gravid segment comes out of body, and the eggs are released. And in release of egg, there is two process. One is known as apolysis, and second is thysenus. तो अपोलाइसिस में क्या होगा कि प्रोग्लोटिड का डिसइंटीग्रेशन से अगर एग रिलीज हो रहा है, तो दैट इज नोन एज अपोलाइसिस। And if the egg is released by the muscular activity of proglotid, means by contraction of muscles, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा प्रोग्लोटिड्स में। उसके कारण अगर प्रेशर के इंक्रीज होने से एग आर रिलीज, देन इट इज नोन एज अ थाइसेनस। तो यहाँ तक एग रिलीज हो गया। उसके बाद एग रिलीज होने के बाद इसमें जो मैंने कल ब्लैडर वॉर्म्स बताए थे,
लार्वल स्टेजेस ऑफ सिस्टूड्स, वो सारी डेवलप्ड होंगी, वो अदर अदर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डेवलप्ड होंगी। वो मैंने जो कल बताई थी, जैसे कि सिस्टी सर्कोइड इनवर्टिब्रेट में होगा और टेट्राथाइरिडियम रेप्टाइल्स मैमल्स एंड ऑल दैट, वो सब कॉमन है इसके बाद। वो सारी चीजें सारी सिस्टूड के लिए कॉमन रहेंगी, जो चीजों में डिफरेंस होगा वो मैं अलग से बता दूंगा। तो जैसे सपोज एग आ गया अब इन्वायरमेंट में, तो एग के ऊपर क्या है, सिस्टोड में कैप्सूल होती है, शेल बोलते हैं, सेल कैप्सूल होती है। तो ये हैच एग हैच अंडर द एग हैच इन एनवायरनमेंट, और उससे ऑन्कोस्फियर निकलेगा। ऑन्कोस्फियर कवर्ड होगा सीलिएटेड एम्ब्रियोफोर से, मतलब उसको वो कवर्ड होगा एम्ब्रियोफोर। और इस ऑन्कोस्फियर जो एम्ब्रियोफोर से कवर्ड होगा उसको अपन कोरासीडियम बोलते हैं। फिर ये जाएगा इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर, फिर इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहां उसके डाइजेस्टिव जूसेस के कांटेक्ट में आएगा, और डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ ऑन्कोस्फियर का एक्टिवेशन होगा। फिर उसका और फर्दर डेवलपमेंट होगा। उसके बाद ये सब हो रहा है इंटरमीडिएट होस्ट में। तो इंटरमीडिएट होस्ट को जब डेफिनेटिव होस्ट खा लेगा, या तो इंटरमीडिएट होस्ट डेफिनेटिव होस्ट के अंदर चले जाएगा, तो उसके अंदर फिर डेवलप्ड होंगी वो सारी स्टेजेस जो मैंने कल बताई थी। कॉटिलोडा का बता दिया था। तो अब अपन शुरू करते हैं स्पीसीज वाइज। तो जनरल सिस्टोट्स में आपको इतना ही जानना है, उसके बाद अपन शुरू करते हैं स्पीसीज वाइज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इक्वाइन टेप वर्म्स के बारे में। तो in equines there are two tapeworms of veterinary importance. First one is Anaplocephala and second one is Paranoplocephala. एक जनरल लाइफ साइकिल बता देता हूँ, वो कैसे कैसे डेवलप होगा। जैसे सपोज इस केस में, जैसे फीसेस में एग आया, उसके बाद एग को माइट के अंदर गया, फिर इन दिस माइट दैट सिस्टीसर्कोइड विल डेवलप। आई हैव told you yesterday na ki cystosarcoid develops in the invertebrate. Here the mite is invertebrate, so in invertebrate cystosarcoid develop. After development of cystosarcoid in invertebrate, that definitive host eats the mite. Then in definitive host, adult tapeworm will develop. Then after, it is again shed in the feces. Eggs are again shed in the feces. तो ऐसे लाइफ साइकिल रहेगी। और जैसे सपोज इसमें सिस्टी सर्कस है, सेन्यूरस है, हाइडेटेड है, स्ट्रोबिलो सर्कस है, वो उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं उनके मेटासिस्टोड्स की, वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग रहेंगी। वो अपन आगे जब पढ़ते जाएंगे तो वो याद रखना आपको किस स्पीसीज में कौन सी है। मैं भी एक जनरल बता रहा हूँ कि ऐसे होता है इसमें, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है। ये क्वाइन टेपोम एनाप्लोसिफेला की लाइफ साइकिल है, पर ज्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है। उसके बाद इन एनाप्लोसिफेला फर्स्ट स्पीसीज इज एनाप्लोसिफेला परफोलिएटा। इट इज ऑल्सो नोन एज अ लैपेटेड सिस्टोड ऑफ इक्वाइन। कॉमन नेम आपको याद ही रखने हैं सबके। इट इज प्रेजेंट इन इलियोसिकल जंक्शन।
So it is present in ileocecal junction, then it damages the intestine. So when it damages the intestine, it causes peritonitis and all other symptoms related to that intestinal damage. Second one is Anaplocephala magna. इसमें आपको केवल ओटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें याद रखनी है, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है. Anaplocephala magna is not a lapeted, not lapeted cystoid. लेपेटेड ऐसे होता है जैसे ये अपना हेड है, उसके पीछे एक ये लेपेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो वो लेपेटेड सिस्टोड होते हैं. एनाप्लोसिफेला मैग्ना है, वो लेपेटेड सिस्टोड नहीं है. इट इज प्रेजेंट इन जेजुनम. इट कॉजेज कैटेरल एंड हेमरेजिक इंट्राइटिस. सेकंड वन इज पेरानाप्लोसिफेला मैमिलाना. It is also known as a dwarf tapeworm of equine. It is rarely pathogenic. Next, we will see ruminant tapeworms. In ruminant tapeworms, first one is Monasia, second one is Avitelena, third one is Stylacia, and fourth one is Thylacia. First, we discuss about Monasia. Monasia is a double pore tapeworm of ruminant. It is a very important cystode for your exam. In this, there are two. Why it is called as a double pore tapeworm? Because it has a two genital organ per segment. तो पहले बताया था ना वो प्रोग्लोटिड्स हैं, तो सपोज ये प्रोग्लोटिड्स हैं, तो इसमें दो जेनाइटल ऑर्गन होंगे, दो टेस्टिस दो ओवरी. तो इसमें दो जेनाइटल ऑर्गन्स पर सेगमेंट में होते हैं, इसलिए इसको डबल पोर्टेव हम बोलते हैं. इन दिस देयर आर टू स्पीसीज, मोनेसिया एक्सपांसा एंड मोनेसिया बेनेडिनी. एक्सपांसा का नाम सोच के लगता है कि ये बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. मतलब इसकी जो विड्थ की बात करें अपन, तो इसकी जो इट हैज अ लेस विड्थ देन मोनेसिया बेनेडिनी. बस इसको अपन एक्सपांसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट अरेंजमेंट ऑफ इंटरप्रोग्लोटाइडल ग्लैंड्स. तो जैसे ही अपना नेक, ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, और ये प्रोग्लोटिड्स है. दीज आर प्रोग्लोटिड्स. तो इसमें जो इसकी इंटरप्रोग्लाइटल ग्लोटिडल ग्लैंड्स की अरेंजमेंट होती है, वो पूरे सेगमेंट में होती है. मतलब ये पूरे सेगमेंट में अरेंज होती हैं. सपोज ये अगर एक प्रोग्लोटिड है, तो प्रोग्लोटाइडल ग्लैंड्स आर अरेंज इन होल सेगमेंट. ये होता है एक्सपांसा में. एंड एक्सपांसा इज मेनली फाउंड इन सीप एंड गोट, एंड बेनेडिनी इज फाउंड इन कैटल एंड बफेलो. एक्सपांसा की विड्थ लेस होती है, ये याद रखना आपको. और इसके जो इंटरप्रोग्लोटाइडल प्रोग्लोटाइडल ग्लैंड्स हैं, उनका अरेंजमेंट वो होल सेगमेंट में होता है. और बेनेडिनी के केस में ये जो इंटरप्रोग्लोटाइडल ग्लैंड्स का अरेंजमेंट होता है, वो कन्फाइंड होता है. मतलब वो एक बैंड की तरह होता है मिड ऑफ द सेगमेंट में. वो पूरे में नहीं अरेंज रहती. जैसे इसमें पूरे में अरेंज है ना होल सेगमेंट में, वैसा नहीं रहता है.
इसमें बीच में कन्फाइन रहती है, एट मिड ऑफ द सेगमेंट. तो Munisia expansa egg is of triangular shape and Munisia benedini egg is square shaped. इसमें दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है for OT point of view that Munisia expansa egg contains a pyriform apparatus. इसका भी लाइफ साइकिल वैसे ही होगा जो पहले बताए थे. पहले एग है वो माइट में जाएगा, फिर माइट में इसमें सिस्टी सर्कॉइड डेवलप होगा. फिर सिस्टी सर्कॉइड जब माइट में डेवलप हो जाए होगा तो उसको माइट को फिर डेफिनेटिव होस्ट खा लेगा, कैटल बफेलो या तो शीप गोट, और फिर उससे एग रिलीज होगा. और ये इसके क्लिनिकल साइंस में जैसे एंट्राइटिस है, एनीमिया कॉज कर सकता है, पॉट बेली कंडीशन कर सकता है. अनदर वन इज स्टिलेशिया. अभी वो जो इसमें मोनेजिया में बताया मैंने, वो एग हैज अ पायरिफॉर्म अपैरेटस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका. बहुत ही पेक्यूलियर कैरेक्टर है मोनेजिया का कि इट हैज अ पायरिफॉर्म अपैरेटस. Another one is Stellacea. Stellacea has a dumbbell shaped uterus. कल मैंने बताया था कि पार यूट्राइन ऑर्गन्स होते हैं. किस किस में होते हैं पार यूट्राइन ऑर्गन? 3 पैरासाइट के नाम बताए थे. एवेटिलिना, स्टेलेशिया और एवेटिलिना और एक और. दो ही पता है इसे. तो स्टेलेशिया और एवेटिलिना में पार यूट्राइन ऑर्गन होते हैं. लेकिन अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे डंबल शेप यूट्रस होता है, तो पहले तो यूट्रस होता है, लेकिन यूट्रस बाद में डायलेट होके पायरिफॉर्म पायरिफॉर्म अपैरेटस भी यूट्रस ही है, लेकिन वो बाद में जब डायलेट हो जाता है तो उसको पायरिफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं, उसकी बल्जिंग हो जाती है. तो स्टिलेशिया में डंबल शेप यूट्रस होता है, लेकिन देन इट इज रिप्लेस बाय पार यूट्राइन ऑर्गन्स, जो 2 इन नंबर होते हैं इस केस में, इन केस ऑफ स्टिलेशिया. Species is Stellacia hepatica, as the name already tells that it is present in liver, so it causes liver damage. It has one set of genital organs per segment. It is present in bile duct of cattle, buffalo, sheep, goat. Another species is Stellacia globipunctata. It is present in small intestine of sheep, goat and cattle. इसमें आपको पार यूट्राइन ऑर्गन याद रखना है कि it has a dumbbell shaped uterus and it has then replaced by paruterine organ which are 2 in number. Then third one is avitelina. In this case also there is a one set of genital organ per segment. The peculiar character, it has a transverse uterus which later on replaced by paruterine organ. And here paruterine organ is pear shaped. And in
Like in Monesia, the pyriform apparatus was present in the agna. तो ये Monesia, Stelacia और Avitelena तीनों ही रूमिनेंट के सिस्टोड हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। स्टिलेशिया और एविटेलिना में पायरिफॉर्म अपैरेटस नहीं होता है। एंड थाइसिनेसिया, थर्ड फोर्थ वन इज थाइसिनेसिया। थाइसिनेसिया also do not have pyriform apparatus in egg. It is present in small intestine of sheep, goat and cattle. एबेटिलिना, स्टिलेशिया और थाइसिनेसिया में बार यूट्राइन ऑर्गन होता है। ये बताया था कल मैंने, 3 स्पीसीज में होता है। उसके बाद आते हैं सिस्टोड्स ऑफ डॉग। तो डॉग सिस्टोड में फर्स्ट वन इज डाइपिलिडियम, सेकंड वन इज टीनिया एंड थर्ड वन इज एकाइनोकोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इन तीनों से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार आईसीआर में आता है। पिछले टीनिया से तो कंफर्म एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, एकाइनोकोकस से, डाइपिलिडियम, तीनों से आता है। फर्स्ट वन इज डाइपिलिडियम। The peculiar character of this is that it has a rose thorn shaped hook. It is also known as a double port tapeworm of dog. I've already told you all that why it is known as double port tapeworm, because it has a 2 set of genital organ per segment. Segments are like cucumber sheet shaped. Here you have to remember that its intermediate host is flea. Here another peculiar character of this dipalladium is that it has a motile gravid segments. Most important clinical sign is that dragging of anus. Eggs are present in egg capsule. Around 30 eggs per capsule are present. Your ovary and vitelline glands are in like bunch of grapes. Now the most important cystode of dog. इससे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने थे। इस साल का एग्जाम हो चाहे पिछले साल का, चाहे पिछले के पिछले साल का, हर बार आए ही, अगले साल भी आएगा। एक दो क्वेश्चन इससे आने ही आना है। तो इसके सारे इंटरमीडिएट होस्ट और उसकी
जो मेटासिस्टोड की स्टेजेस हैं और उसका लोकेशन, इन्हीं से क्वेश्चन आता है और वो पूरी याद रखनी है, पूरा रट लेना है उसको। इसमें स्कोलेक्स स्कोलेक्स हैज हुक्स, बस एक टीनिया सैजिनाटा डू नॉट हैव हुक्स इन स्कोलेक्स। तो इसमें अपन एक टेबल बना लेते हैं। तो पहले स्पीसीज है, फिर उसका डेफिनेटिव होस्ट, फिर इंटरमीडिएट होस्ट, फिर उसके मेटासिस्टोड्स। सबसे जरूरी है वो मेटासिस्टोड याद रखना और उसकी लोकेशन। सबसे पहले टीनिया सोलियम, उसका डेफिनेटिव होस्ट है मैन। टीनिया सोलियम का डेफिनेटिव होस्ट पिग नहीं है, मैन है। इंटरमीडिएट होस्ट पिग है, मेनली पिग है, मैन भी हो सकता है। इसका जो लार्वल स्टेजेस होता है मेटासिस्टोजेस, सिस्टी सर्कस सेलुलोसे। सिस्टी सर्कॉइड नहीं है, ये सिस्टी सर्कस है। सिस्टी सर्कल स्ट्रेटेड मसल में डेवलप होता है। मैं पहली क्लास में बताया था कि इट इज डेवलप्ड इन स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ मैमल्स। तो दिस इज सिस्टी सर्कस सेलुलोसे। इट लोकेशन इज muscle, mainly striated muscles. Second one is Taenia saginata. Taenia saginata definitive host is same, intermediate host is cattle. Its metacestode is Cysty circus bovis. It is also present in muscle. Third one is Taenia hydatidina. आईसीआर के एग्जाम में ये बहुत, अपने यूजे में ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोलियम सेजिनाटर से, लेकिन आईसीआर बहुत कॉमन से क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो जो हर जगह पूछे जाते हैं, वो इन दोनों से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा अभी। वो जैसे टीनिया हाइड्रेटेजिना, इसको अपन नहीं पढ़ते, जो अलग से नाम है ना उनसे क्वेश्चन पूछता है वो। जैसे इसका डेफिनेटिव होस्ट है डॉग और इसके इंटरमीडिएट होस्ट है शीप, गोट, कैटल और पिग। इसका जो मेटासिस्टोड है वो है सिस्टी सर्कस टेनिकोइलिस। इट इज प्रेजेंट इन पेरिटोनियम। ये पूछा था पिछले बार के आईसीआर के एग्जाम में, पिछले की पिछले बार में। इट इज प्रेजेंट इन पेरिटोनियम। अगर पेरिटोनियम में प्रेजेंट होगा तो वो हेपेटिक टीनियासिस करेगा। तो आईसीआर ने ये पूछा था कि हेपेटिक टीनियासिस इज कॉज्ड बाय, उसमें ऑप्शन थे ये सब, सिस्टी सर्कस टेनिकोइलिस, बोविस सेलुलोसे और एक और था। उसने ये नहीं पूछा था कि पेरिटोनियम में प्रेजेंट कौन होता है। तो सिस्टी सर्कस टेनिकोइलिस से हेपेटिक टीनियासिस होती है। फोर्थ वन इज टीनिया ओविस। टीनिया ओविस definitive host is dog and intermediate host is sheep goat. Cysticircus ovis is the metacystode and it is present in muscle. Then Taenia pisiformis. Definitive host is dog. Intermediate host is rabbit. Cysticircus pisiformis is the metacystode stage. It is also present in peritoneum. मतलब ये भी डैमेज करेगा लीवर को, पर उस क्वेश्चन में वो भी था, शीप गोट में हेपेटिक टीनियासिस कौन करता है। क्योंकि टीनिया के केस में ज्यादातर जो अपन साइन और सिम्टम पढ़ते हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट में क्या डैमेज हो रहा है उसका पढ़ते हैं। जैसे अपन टीनिया सोलियम में अपन
टीनिया सोलियम के केस में, जैसे टीनिया सेजिनाटा के केस में मीजली बीफ पड़ते हैं। तो मीजली बीफ किस में हो रहा है? वो हो रहा है उसके इंटरमीडिएट होस्ट में हो रहा है, ना कि उसके डेफिनेटिव होस्ट में। तो इसमें टीनिया में जितनी भी इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस है ना, वो अपने इंटरमीडिएट होस्ट में ही हो रही है। अंदर इज टीनिया क्रेबाई, crabby I think. It is present in definitive host is dog, intermediate host is deer, and its metacystoid is Taenia tyrandi. It is also present in mussel. Another important Taenia is Taenia tanniformis. Taenia tanniformis का एक peculiar character है कि उसमें neck नहीं होता, neck is absent. जो head, neck and strobila है ना, तो उसमें neck जो है वो absent होता है. It is intermediate host is cat, sorry, definitive host is cat and intermediate host is rodent. इसका मेटासिस्टोड बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स मेटासिस्टोड नेम इज सिस्टिसर्कस फैसियोलैरिस. इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रोबिलोसर्कस. इट इज प्रेजेंट इन लीवर. अनदर वन इज टीनिया मल्टीसेप्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स डेफिनेटिव होस्ट इज डॉग, इंटरमीडिएट होस्ट इज शीप गोट. इट्स मेटासिस्टोड इज सेन्यूरस सेरिब्रालिस. It is present in CNS. Another one is Taenia cerealis. Definitive host is dog. Intermediate host is rabbit. Cianurus cerealis is the metacystoid stage. It is present in connective tissue. ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है. इसमें से टीनिया टीनीफॉर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीसेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीफॉर्मिस इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पीजीफॉर्मिस का तो याद भी आ जाता है, जिनका जैसे टीनिया टीनीफॉर्मिस का इसका मेटासिस्टोड का नाम और इसके अडल्ट पैरासाइट के नाम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो याद भी नहीं रहता. ये इंपॉर्टेंट है. इधर हाइड्रेटेड देना इंपॉर्टेंट है पेरिटोनियम में. के बाद टीनिया सेजिनाटा. इट इज द लार्जेस्ट टेप worm of man, and Hymenolapis nana is the smallest tapeworm of man. It is a zoonotic parasite, और as I have already told you earlier कि उसका जो मेटासिस्टोड है वो स्ट्रेटेड मसल्स में होता है, जैसे कि हार्ट में होगा, टंग में, डायफ्राम, मैसेटर. तो इट कॉजेस एम आई ऑडिबल? यस सर, अभी आ रही, इसके पहले चली गई थी. अच्छा, स्क्रीन भी दिख रही है ना? हाँ सर, दिख रही. तो टीनिया सेजिनाटा लार्जेस्ट टेपवर्म ऑफ मैन. इट इज अ जूनोटिक पैरासाइट, और इसकी लोकेशन जो है वो मसल्स में है, मेनली स्ट्रेटेड मसल्स में है. तो इसमें जो याद रखना है वो है इट कॉजेस मीजली बीफ. मीजली बीफ किस में होगा? उसके इंटरमीडिएट होस्ट में होगा. मतलब जो पिग का बीफ होगा
उसमें इसके लार्वल स्टेजेस ग्रो करेंगे। वो डेफिनेटिव होस्ट में मीजली बीफ कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि इसका डेफिनेटिव होस्ट तो मैन है। जब मैन इस मीजली बीफ को खाएगा तो उसको दिक्कत होगी। बाकी मीजली बीफ इज कॉज्ड इन इट्स इंटरमीडिएट होस्ट। और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है दैट ग्रेविड सेगमेंट्स आर मोटाइल। इसके कंट्रोल के लिए अपन मीट को -10 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर सकते हैं, और टेम्परेचर अगर 57 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करते हैं तो दैट किल्स सिस्टी सर्कस। And gravid proglottid contains 14 to 32 lateral branches। इसकी एक अपन जनरल लाइफ साइकिल देखें, वो सारे टीनिया में ऐसी ही रहेगी। जैसे सपोज एग है, तो एग को इंजेस्ट किया कैटल ने, जैसे हाँ सेजिनाटा, इस केस में सेजिनाटा केस में एग को इंजेस्ट किया कैटल ने, तो कैटल में वो मीजली बीफ कॉज करेगा। और उसमें ऑन्कोस्फियर हैच होगा उसके गैस्ट्रिक जूसेस के इन्फ्लुएंस से। फिर ऑन्कोस्फियर से वो हैच होगा इंटेस्टाइन में, फिर वहां से वो अपनी जो उसकी प्रीडिलेक्शन साइट है वहां जाएगा, और फिर वो उसकी जो साइट है वो है मसल्स में, तो मसल्स में जाके मीजली बीफ कॉज करेगा, और उस बीफ को जब उसका डेफिनेटिव होस्ट यानी कि मैन कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर चला जाएगा, फिर मैन के फीसस से एग बाहर आएगा। फिर ये लाइफ साइकिल सब में रहे। बस इसमें जैसे अपन टीनिया सोलियम का देखेंगे तो इसका लार्वल स्टेज का नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ कैटल की जगह पिग हो जाएगा। और सिस्टी सर्कस, जैसे यहाँ पर इसका जो लार्वल स्टेज है वो सेल्यूलोसे है, और वहां पर सोलियम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर टीनिया नहीं, सिस्टी सर्कस बोविस है यहाँ पर सेजिनाटक केस में, और वहां सेल्यूलोस हो जाएगा। सेकंड वन इज टीनिया सोलियम। इट इज ऑल्सो जूनोटिक पैरासाइट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखनी है दैट ऑटो इन्फेक्शन इज प्रेजेंट इन दिस पैरासाइट। ऑटो इन्फेक्शन में क्या होगा, जैसे सपोज ऑटो इन्फेक्शन और भी जगह होगा बॉडी के अंदर, पर सपोज एक एग्जांपल के लिए जैसे अपन देखें तो अगर इंटेस्टाइन से कोई एक पास हो रहा है, तो अगर इस ये जो इंटेस्टाइन है इसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो बाहर की तरफ होती है, मतलब वो कोई चीज बाहर निकालने की कोशिश करती है। पर अगर इसी इसकी ये इसके इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अपोजिट होने लगती है, तो जो चीज को बाहर जाना चाहिए वो वापस अंदर चली जाती है। मतलब उस एग को अगर बाहर आना चाहिए और बाहर आके दूसरे होस्ट में जाना चाहिए, तो वो बाहर आने की जगह वो यहाँ तक आके वापस चला जाता है, तो वो उसी में फिर से इन्फेक्शन हो गया। एक तो पहले इन्फेक्टेड और फिर से इन्फेक्टेड हो गया। तो इस केस में टीनिया सोलियम के केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑटो इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। एंड टीनिया सोलियम कॉसेस न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। अगर इस तरह सिस्टी सर्कस जो है वो ब्रेन में चला गया तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस होगी, और सिस्टी सर्कस अगर आई में चला गया तो ऑकुलर होगी। ये दोनों चीजें एनिमल्स में नहीं होती हैं, ये होती हैं उसके डेफिनेटिव होस्ट में यानी कि मैन में, न्यूरो एंड ऑकुलर सिस्टिसर्कोसिस। और ये कॉज करता है मीजली पॉर्क, और सेजिनाटा क्या करता है, मीजली बीफ। टीनिया सोलियम और सेजिनाटा में कुछ डिफरेंस है, वो भी याद रखना है आपको। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर याद रखना है। इसकी जो ओवरी होती है वो ट्राई लोब्ड होती है, इसकी बाई लोब्ड होती है। इसमें 7 to 14 ब्रांचेस इन यूटरस, इसमें 15 to 30।
इसमें हुक्स प्रेजेंट, हुक्स एब्सेंट में अप्रोक्स 40,000 एग्स पर सेगमेंट होते हैं, इसमें 80,000 एग्स पर सेगमेंट। हाइडेटेजिना, इसका जो लार्वल स्टेज है वो सिस्टीसर्कस टेन्यूकोइलिस, करता है हेपेटिक सिस्टीसर्कोसिस। फिर है टीनिया मल्टीसेप्स। टीनिया मल्टीसेप्स से गेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल इन द सॉरी मैच द कॉलम में आया था पिछली बार, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। गेड को स्टैगर्स भी बोलते हैं। स्टडी, इसका जो मेटासिस्टोड स्टेज है वो सेन्यूरस है। ये मेनली शीप और गोट में मिलता है इन ब्रेन। टीनिया टीनीफॉर्मिस तो कैट में, वो जो एक कॉमन टेबल बनाई है ना उसमें सब कुछ है, बस उतना ही है जो याद रखना है एग्जाम के लिए। तो टीनिया में इतना ही बस याद रखना है। एक तो सबसे जरूरी है उसकी जो मेटासिस्टोड की स्टेजेस है वो, और दूसरा एक न्यूरो ऑकुलर सिस्टिसर्कोसिस गेड, और यहाँ पे ऑटो इन्फेक्शन, और ये मीजली बीफ और मीजली पॉर्क। ग्रेविड सेगमेंट्स मोटाइल होते हैं इसके। और जो मेन डिसीजेस होती हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट में होती हैं। का जो मेटासिस्टोड स्टेज होता है वो हाइडेटेड होता है, या तो हाइडेटेड या हाइडेटेड। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ अब आ रही सर। इकाइनोकोकस का जो मेटासिस्टोड स्टेज है वो हाइडेटेड होता है। It is also known as the smallest tapeworm of dog. Intermediate hosts are ruminants, pig, man, horse. It has a kidney-shaped ovary. Definitive host is carnivores. इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इसका पूरी टीनिया की जो फैमिली है ना उसमें ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका मेटासिस्टोड स्टेज। उसके बाद इसमें एक चीज है, जैसे इसका प्रोग्लॉटिड है। लास्ट से अगर देखें अपन तो ये पहला ग्लॉटिड है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। तो जो पेनल्टीमेट होता है, मतलब जो सेकंड लास्ट है, जो पेनल्टीमेट प्रोग्लॉटिड होता है वो मैच्योर, मतलब पहले मैच्योर होता है। अपन ने सारे सिस्टोन में पढ़ा ना कि जो जैसे अपन ने सारे सिस्टोन में पढ़ा कि जो प्रोग्लॉटिड सबसे पोस्टीरियर होता है वो सबसे ज्यादा मैच्योर होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। जो पेनल्टीमेट वाला है, मतलब एक छोड़ के जो सेकंड नंबर वाला है, ये सबसे ज्यादा मैच्योर होता है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस में। और ओलिगनेथस, इकाइनोकक्कस ओलिगनेथस और इकाइनोकक्कस वोजेलाई। और जो एंटी पेनल्टीमेट होता है, मतलब कि थर्ड लास्ट,
जो थर्ड लास्ट होगा वो एंटी पेनल्टीमेट होता है, वो इकाइनोकोकस मल्टीलोकेरिस में सबसे ज्यादा मैच्योर होता है। मतलब फर्स्ट और सेकंड लास्ट के बाद में मैच्योर से पहले एंटी पेनल्टीमेट मैच्योर हो जाता है। अब इसमें हाइड्रेटेड सिस्ट में हाइड्रेटेड सैंड, अगर उसमें ब्रूड कैप्सूल्स डेवलप्ड हो गए हैं, ब्रूड कैप्सूल्स डेवलप होके डिटैच हो जाते हैं, फिर वो प्रोलीफरेट करते हैं। मतलब ब्रूड कैप्सूल जो है ना, वो अगर ब्रूड कैप्सूल्स हैं तो ही वो पैथोजेनिक होगा। तो अगर हाइड्रेटेड सैंड जो होता है वो फर्टाइल होता है, मतलब उसमें ब्रूड कैप्सूल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होता है शीप में। और जो हाइड्रेटेड सैंड होता है वो स्टेराइल होता है इन केस ऑफ कैटल। तो इसीलिए मोस्टली जो गिड है वो शीप में कॉज होता है, नॉट इन कैटल। इसमें अप्रॉक्स 16 लीटर ऑफ फ्लूइड होता है। ये पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि विच सिस्टोड हैज लार्जेस्ट मेटासिस्टोड स्टेज, तो उसका आंसर इकाइनोकोकस ही था। ये सारे ब्रूड बहुत बड़ा होता है ये। वो कौन सा क्वेश्चन था, मैं बाद में बताऊंगा उसको। काइनोकॉकस से रिलेटेड क्वेश्चन था तो स्लाइम बॉल फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो बाद में बताऊंगा। उसमें 16 लीटर ऑफ फ्लूइड होता है। और अगर इसमें स्टेराइल सिस्ट में अगर प्रोड्यूस भी हो जाते हैं ना कैटल के केस में, तो वो बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि वो प्रोटोस्कोलिसिस रहते हैं। तो जब ब्रूड कैप्सूल्स होने के बाद भी वो स्टेराइल रह जाता है। तो फर्टाइल सिस्ट, जिसको हाइड्रेटेड सैंड बोलते हैं, वो केवल सीप में मिलता है और गिड कॉज करता है। और जब ये सिस्ट रप्चर होता है तो उससे एलर्जिक और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कॉज होती है। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन कॉज होती है। और अगर इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस और हाइडेटिडोसिस। और इकाइनोकोकस मल्टी लोकेरिस का इन्फेक्शन है तो इट इज नोन एज एल्वियोलर इकाइनोकोकोसिस और हाइडेटिडोसिस। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो प्राजिक्विंटल है। और जो टीनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है वो नाइक्लोसामाइड है। दो मिनट वेट करना तुम लोग। अब ये हो गए सारे डॉग के सिस्टोड्स। अब अपन देखते हैं पोल्ट्री के सिस्टोड्स। तो इन पोल्ट्री सिस्टोड्स फर्स्ट वन इज डेविनिया, सेकंड वन इज कॉटिग्निया, थर्ड वन इज रेटिलिना, अमो अमीबिटिनिया, क्वानोटिनिया एंड हाइमेनोलेपिस। तो फर्स्ट वन इज डेविनिया। डेविनिया हैज हैमर शेप्ड हुक।
इसमें क्या है, यूटेरस नहीं होता, ग्रेविड सेगमेंट्स हैव एग कैप्सूल। डेविनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसके हैमर शेप्ड हुक, और उसमें आर्म्ड सकर्स भी होते हैं। Davinia is the most pathogenic tapeworm of poultry. It is also a smallest and most pathogenic tapeworm of poultry is Davinia. उसकी लोकेशन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो उसमें हेमरेजिक, एंट्राइटिस एंड नेक्रोसिस। It causes hemorrhagic enteritis and necrosis in small intestine. Second is Cotognia. Cotognia is also present in small intestine. उसके जो सकर्स होते हैं ना वो अनआर्म्ड होते हैं। Davinia suckers are armed, but Cotognia suckers are unarmed. इसमें species है Cotognia dignopora. Cotognia dignopora is known as double pot tapeworm of poultry. Third one is Railetina. It is also present in small intestine. Railetina is the second most pathogenic. Davinia progluttina is the first most pathogenic tapeworm of poultry, and Railetina is the second most pathogenic tapeworm. More specifically, Railetina echidnobothridia. The second most pathogenic tapeworm of poultry. It also have armed suckers, except Railetina cysticerris. नाम देख लेना इसका कुछ, इसमें भी Railetina में आर्म सकर्स होते हैं except Railetina cysticerris. Species are Railetina tetragona. It has 6 to 12 eggs per capsule. It is the most commonest tapeworm of poultry. And Railetina echidnobothridia has 6 to 12 eggs. It also has 6 to 12 eggs per capsule. It causes hyperplastic enteritis. तो जो मोस्ट पैथोजेनिक है वो है डेविनिया प्रोग्लोटिना, और जो सेकंड मोस्ट पैथोजेनिक है वो राइलेटिना इकिडनोबोथ्रिडिया है। लेकिन अगर राइलेटिना में सबसे ज्यादा मोस्ट पैथोजेनिक देखे तो वो इकिडनोबोथ्रिडिया है। अमंग राइलेटिना वो इकिडनोबोथ्रिडिया है, और ओवरऑल वो सेकंड मोस्ट पैथोजेनिक है। अनदर स्पीसीज इज सिस्टिकैलिस। इट हैज 1 एग पर कैप्सूल। इन दोनों में 6 to 12 एग पर कैप्सूल थे, इसमें 1 एग पर कैप्सूल है। Another one is Amoebotinia. Rostellum contains around 10 to 14 hooks. It is also present in small intestine of poultry. Rostellum is bottle shaped. Another one is Guanotinia. It is also present in small intestine. Species is Guanotinia infundibulum.
Important character is that rostrum have single or double crown of hooks. Another tapeworm of poultry is Hymenolopus. Hymenolopus is a thread-like parasite. ये important है. Thread-like parasite. और सारे इस स्टोड की जो लाइफ साइकिल है वो डायरेक्ट होती सॉरी इनडायरेक्ट होती है और दिस हाइमेनोलेपिस हैज अ डायरेक्ट लाइफ साइकिल और इसका जो मेटासिस्टोड है वो सिस्टीसर्कॉइड डेवलप्स इन मैन और ये स्मॉल इंटेस्ट इट इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ बर्ड्स मैन एंड rodents. अब इसमें स्पीसीज है हाइमेनोलेपिस नाना. इट्स डेफिनेटिव होस्ट इज मैन एंड इंटरमीडिएट होस्ट इज बीटल और flea. Another one is Hymenolopus lanceolata. It is present in duck, geese. Its definitive host is duck and geese, and intermediate host is crustaceans. ये बहुत important है. It is the most pathogenic among Hymenolopus. Hymenolopus lanceolata is the most pathogenic among Hymenolopus. ये हो गए सिस्टोड. उसके बाद अपन देखते हैं कॉटिलोडा. कॉटिलोडा में पहले जैसे मैंने बताया कि इट हैज बोथरिया इंस्टेड ऑफ सकस एंड एग आर ओपरकुलेटेड. सारे इस स्टोड के जो एग होते हैं वो नॉन ओपरकुलेटेड होते हैं और इसमें जो एग्स होते हैं वो ओपरकुलेटेड होते हैं. It has two species, to Diphyllobothrium and second one is Spirometra. So Diphyllobothrium latum. It is also known as a broad fish tapeworm. Its location is small intestine of fish-eating mammals. कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. डॉग है, मैन है, कैट है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इसके एग्स जो होते हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, ओपरकुलेटेड होते हैं. It has a rosette shape uterus. और जैसे पहले शुरू में क्लासिफिकेशन में बताया था कि इनके जो लार्वल स्टेज होती है वो फर्स्ट होती है प्रोसर्कॉइड एंड सेकंड वन इज प्लूरोसर्कॉइड. ये फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट में डेवलप होती है और ये सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट में डेवलप होती है. इसकी एक बार अपन लाइफ साइकिल देख लेते तो और अच्छे समझ में आ जाएगा.
जैसे कोई मैच्योर प्रोग्लॉटिड है, एग निकला, एग हैज एन ओपर्कुलम, फिर एग से कोरासीडियम, ये उसकी फ्री लिविंग स्टेज होती है, कोरासीडियम। फिर ये जाता है फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट में, उसमें बनता है प्रोसर्कॉइड। प्रोसर्कॉइड उसकी फर्स्ट लार्वल स्टेज है। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट में मोलस्क जैसे साइक्लोपिड। उसके बाद उसका जो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है वो प्रोसर्कॉइड सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट में जाता है और वहां पे डेवलप होता है प्लीरोसर्कॉइड। ये मेटासिस्टोड स्टेज इन सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट। फिर इस सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट को डेफिनेटिव होस्ट खाता है, जो डॉग ने सपोज खा लिया, फिर उसके अंदर फिर प्रोग्लॉटिड और एग रिलीज हो जाएगा। फिर बाद में इसकी पैथोजेनेसिस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि इट कॉजेस मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बिकॉज दिस पैरासाइट absorbs around 10 to 15 times more 10 to it has more it absorb more vitamin B12 than any other vitamin, so it causes macrocytic hypochromic anemia. It also causes pernicious anemia, क्योंकि विटामिन B12 चाहिए रहता है फॉर आरबीसी डेवलपमेंट। तो ये विटामिन B12 को ही खा जाता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, तो आरबीसी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, तो सेल सब लार्ज हो जाएंगे, आयरन कम हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो इसके ट्रीटमेंट में भी अपन विटामिन B12 देते हैं। और ये जो सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है वो फिश में भी कॉज करता है, स्टेरिलिटी कॉज करता है, फिश जो है स्टेराइल हो जाती है। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड वन इज स्पाइरोमेट्रा। स्पाइरोमेट्रा का जो स्कॉलेक्स होता है वो स्पून शेप्ड होता है। इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है वो कैट, कभी कभी है तो डॉग, मैन। ऐसे अभी डाइफिलोबोथ्रियम लेटम का जो यूटेरस था वो रोजेट शेप था, तो इसका जो यूटेरस होता है वो स्पाइरल यूटेरस होता है, रोजेट नहीं होता, तो यूटेरस स्पाइरल होता है। इसकी भी लाइफ साइकिल वैसे ही है, फीसस है, फीसस में एग आया, फिर एग को साइक्लोप्स में इंसर्ट किया, इंजेस्ट किया, उसमें प्रोसर्कॉइड डेवलप हुआ, फिर सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट में प्लीरोसर्कॉइड डेवलप हुआ। तो प्लीरोसर्कॉइड जब सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट में डेवलप होता है, उसको उस प्लीरोसर्कॉइड को अपन स्पेरगनम भी बोलते हैं। और स्पेरगनम दिखता कैसे है, वो व्हाइटिश इलास्टिक रिंकल्ड प्लीरोसर्कॉइड इज नोन एज स्पैरागम। तो इससे जो डिसीज कॉज होगी ना उसको स्पैरगनोसिस, स्पैरगनोसिस बोलते हैं, क्योंकि इसके प्लीरोसर्कॉइड को अपन स्पैरगम
स्पैरगेनम बोलते हैं, तो उससे जो डिसीज कॉज होगी वो स्पैरगेनोसिस होगी। फिर इस सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट को कैट ने खा लिया, जो कि उसका डेफिनेटिव होस्ट है। कैट के इंटेस्टाइन में गया और वहां से फिर फीसस में बाहर। तो इट कॉजेस स्पैरगेनोसिस इन मैन। ये याद रखना है, स्पैरगेनम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके ट्रीटमेंट में अपन यूज करते हैं ब्यूनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। मतलब स्पैरगेनोसिस होता क्या है ये, मतलब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है अर्टिकेरिया, एडिमा, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, मेनली मैन में होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोर्स ऑफ वेटनरी इंपॉर्टेंस। और अभी अपन अगली क्लास में प्रोटोजोलॉजी पढ़ेंगे। और ये पैरासिटोलॉजी तो वैसे भी बोरिंग सब्जेक्ट है, इसको पहले नहीं पढ़ाना चाहिए था, पर बोरिंग को पहले पढ़ लो तो ठीक रहता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको याद ही करनी है। कुछ समझने के लिए है नहीं, जब तक याद नहीं होगा तो समझने वमझने कोई मतलब नहीं है। याद ही याद करना है बस वो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। हेलो। नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर अपन अगली क्लास में अभी शायद आधे घंटे या 1 घंटे बाद अपन पैरासिटोलॉजी पढ़ेंगे। पूरा तो नहीं हो पाएगा पैरासिटोलॉजी, पर जनरल और कुछ पैरासिटोलॉजी बोल रहा हूँ, पर प्रोटोजोलॉजी पढ़ेंगे। जनरल प्रोटोजोलॉजी और 5-6 प्रोटो जो आप पढ़ लेंगे, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ।